रही आप सभी को। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जय हिंद एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जय हिंद मोहम्मद कैफ, जय हिंद उज्जवल पवार। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है गुप्ता एम्पायर। लेकिन गुप्ता एम्पायर को शुरू करने से पहले जो हमारे कल के टॉपिक था उसके कुछ जो पार्ट्स बचे हुए थे, पहले हम उनको पूरा करेंगे और उसके बाद गुप्ता एम्पायर की शुरुआत करेंगे। तो देखिए ज़रा कल का क्या टॉपिक हमारा बचा हुआ था। तो कल हम बात कर रहे थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुषाण्स की। और कुषाण्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कुषाण्स का ओरिजिन हुआ था सेंट्रल एशिया से, क्योंकि हम फॉरेन डायनेस्टीज की बात कर रहे थे। तो फॉरेन डायनेस्टीज की प्रोसेस में कुषाण वेर द लास्ट वन टू एंटर। लेकिन कुषाण एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाते और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर होते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर। अब हम देखते हैं कि कुषाण्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब थी जिस ट्राइब का नाम था यूची। इस यूची ट्राइब की एक ब्रांच थी कुशैंग, और इस कुशैंग ब्रांच को ही इंडिया में कुषाण कहा जाता था। फिर हमने देखा था कि इस डायनेस्टी का फाउंडेशन इंडिया में कुजूल कटफिसिस को किया गया, कुजूल कटफिसिस ने किया था। और कुजूल कटफिसिस के बाद उनको सक्सीड करते हैं विम कटफिसिस। और उसके बाद उनको सक्सीड करते हैं कनिष्क। और यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा सबसे पहला, कि कनिष्क एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं। कनिष्क एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। और कनिष्क के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कुषाणों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमेशा याद रखना आपको। जैसे हमने बात करी कि वो यूची ट्राइब के थे, वो कुशैंग ब्रांच के थे, उसमें कुजूल कटफिसिस फाउंडर थे, फिर उनके बाद विम कटफिसिस सक्सीड करते हैं, फिर उसके बाद कनिष्क सक्सीड करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से हासिल होती है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमको हासिल होती है एक इंस्क्रिप्शन से, और उस इंस्क्रिप्शन को कहते हैं राबातक इंस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुषाणों के बारे में कि इनकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको राबातक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन कहाँ से हासिल हुआ है? तो ये इंडिया में नहीं मिला इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में मिला ये इंस्क्रिप्शन लिखा है ग्रीक लैंग्वेज में। ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ ये इंस्क्रिप्शन, राबातक इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान से मिलता है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कुषाणों की हमको इस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है, और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुषाण एम्पायर या पर्टिकुलरली कनिष्क से रिलेटेड। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं हम कनिष्क की, जो कि हमारा टॉपिक है। कनिष्क, जिसे सेकंड अशोक भी कहा जाता है। इन्हें सेकंड अशोक क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके टाइमलाइन की हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत कम जगह है पोस्ट मॉडर्न एज में जहां पे हम टाइमलाइन की बात करेंगे, और उन्हीं में से एक ये है जिनके टाइमलाइन का हमको इंफॉर्मेशन मिलता है 78 एडी
से 101 एडी के बीच में इन्होंने रूल किया था एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर, जिसमें आज के इंडिया का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का हिस्सा, ईस्ट में पाटलिपुत्र तक के इलाके और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के इलाके जो अब पाकिस्तान के हिस्से हैं, और उससे भी परे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भी आगे सेंट्रल एशिया। इतना बड़ा एम्पायर इनका फैला हुआ था। और क्योंकि बहुत बड़ी पावर थी, ये बहुत बड़े रूलर थे, इसीलिए हिस्ट्री में इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या इनके अचीवमेंट्स थे। तो सबसे पहला इनका अचीवमेंट था, जो मैंने बता भी दिया है आपको, वो है ही एक्सपैंडेड द एम्पायर अप टू तरीम रिवर बेसिन। इन्होंने अपने एम्पायर को तरीम रिवर बेसिन तक एक्सपैंड कर दिया था। ओके, तो मैं एक बार क्या करता हूं कि मैं रिपीट कर देता हूं जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया था उसको। देखिए, हमने डिस्कस किया था कुशाण्स के बारे में, और कुशाण्स के बारे में डिस्कस करते हुए हमने बात करी थी कि यूची ट्राइब की कुशैंग ब्रांच से इनका ओरिजिन हुआ था, और कुजुल कटफिसिस ने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। विम कटफिसिस उनके सक्सेसर थे, और कनिष्क जो थे उनको फॉलो करते। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको हासिल होती है राबा तक इंस्क्रिप्शन। देखिए, ये मैं जो मुझे हंसी आ रही है, राहुल परमार सर मुझे आके हंसा रहे। अगले लेक्चर में जब वो आएंगे तो उनको आप बोलना कि ऐसा क्यों कर रहे थे आप। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमको हासिल होती है, ये राबा तक इंस्क्रिप्शन से हासिल होती है, और ये राबा तक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान से मिलती है हमको। और अफगानिस्तान से ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्क्रिप्शन है। इसी इंस्क्रिप्शन से हमको कुशाणों के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इसी इंस्क्रिप्शन से हमको कुशाणों के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको याद रख लेना। फिर हम आगे बढ़े थे, कनिष्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने ये बोला था कि कनिष्क का टाइमलाइन जो है, क्योंकि अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास में, इसीलिए कनिष्क का टाइमलाइन हमने यहाँ पे लिखा है 78 एडी टू 101 एडी। और सबसे पहला अचीवमेंट हम कनिष्क का बता रहे थे, वो था कि ही एक्सपैंडेड द एम्पायर अप टू तरीम रिवर बेसिन। तरीम रिवर बेसिन कहां पर है? अभी मुझे नहीं लगता आपने जियोग्राफी में उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि चाइना में एक प्रोविंस है, चाइना में एक प्रोविंस है जिंजियांग प्रोविंस। जिंजियांग प्रोविंस उसको बोलते हैं। इसी जिंजियांग प्रोविंस के अंदर तरीम रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन क्या होता है, किसी को पता है? मुझे बताइए, रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन किसको बोलते हैं? रिवर बेसिन के बारे में बताइए। कोई बता सकता है रिवर बेसिन क्या होता है? जियोग्राफी वाले सर से पूछना रिवर बेसिन क्या होता है। ठीक है, तो आज पूछना जियोग्राफी वाले सर से कमेंट करके कि सर बताइए रिवर बेसिन क्या होता है। लेकिन ये जो तरीम रिवर बेसिन का इलाका है, ये नॉर्थ वेस्टर्न चाइना का इलाका है, और इस नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके तक कनिष्क ने अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये एक बहुत बड़ा, रिवर के पास नहीं होता रिवर बेसिन। रिवर बेसिन वो हिस्सा होता है जहां से कई नदियां आकर उस मुख्य नदी में मिलती है। अगर मैं तरीम रिवर बेसिन की बात कर रहा हूं, यानी कि वहां तक का फैला हुआ इलाका जहां से तरीम रिवर की ट्रिब्यूटरीज आके उससे मिल रही है, सारी ट्रिब्यूटरीज।
तो ये पूरा इलाका जो होता है ट्रिब्यूटरीज का आके मिलने का मुख्य नदी से, इसको रिवर बेसिन कहते हैं। ज़्यादा आपको जियोग्राफी में सर बताएंगे। तो ये तरीम रिवर बेसिन कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में। कौन सा हिस्सा? जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ ना, तिब्बत के नॉर्थ में जिंजियांग प्रोविंस, जहाँ पे वीगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना अत्याचार करता है, ये वही इलाका है तरीम रिवर बेसिन का, जो कि जहां तक कि कनिष्क ने अपना इलाका, अपनी एम्पायर को एक्सपैंड कर दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनिष्क के बारे में। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनका अचीवमेंट है वो ये है दैट ही इश्यूड ही इश्यूड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। अभी हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि इंडो ग्रीक्स के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, इश्यू किया था। और ये जो सिक्के होते थे ना इंडो ग्रीक्स के या कुषाणों के, ये सिक्के होते थे जिनको कहते हैं इंग्लिश में मोल्डेड कॉइन्स, और हिंदी में कहते हैं इसको सांचे में ढले हुए सिक्के। अभी एक डिफरेंस है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो हमारे यहाँ पे सिक्के होते थे, जैसे मौर्यन पीरियड के कॉइन्स होते थे, ये होते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। मतलब कि पहले सिक्के की सतह बना देते थे, मेटल की सतह बनाते थे, और फिर एक मुहर लेते थे और उस मुहर को सिक्के के ऊपर जोर से मारते थे, तो उससे सिक्के के ऊपर एक निशान बन जाता था। इस तरह के सिक्के को कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। लेकिन ये जो इंडो ग्रीक्स आए थे, इन्होंने एक नए तरीके से सिक्के इशू करना शुरू किए थे। ये सिक्के होते थे मोल्डेड कॉइन्स। मोल्डेड कॉइन्स यानी कि सांचे में ढले हुए सिक्के। इसमें क्या होता था कि एक सांचा बना देते थे वो, और उस सांचे के अंदर पिघले हुए मेटल को डाल देते थे। सपोज गोल्ड को डाल दिया मेल्ट करके, स्मेल्ट करके, और फिर उसको रखे रहने दिया। फिर जो वो सूख गया तो फिर सांचे को खोला, और सांचे को खोलकर जो मिलेगा आपको वो है मोल्डेड कॉइन। तो ये इस तरह के सिक्के इशू करते थे इंडो ग्रीक्स। और मैंने कल बताया था कि इंडो ग्रीक्स के बारे में कहा जाता है कि वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स, मोल्डेड गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे भारत के अंदर। लेकिन ये फैक्ट कुषाणों के बारे में और कनिष्क के बारे में आप याद रखना कि इन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इशू किए थे। ऑलमोस्ट 24 कैरेट के सिक्के इनके इशू होते थे। इतने शुद्ध सोने के सिक्के हिस्ट्री में कभी ना इससे पहले ना इसके बाद कहीं एक्सकेवेशन में मिले हैं। और बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं इनके। इंडिया के अलग अलग म्यूजियम्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इनके गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स तो ब्रिटिश म्यूजियम में जा चुके हैं, लेकिन कुछ भारत के म्यूजियम में भी इनके सिक्के डिस्प्ले के लिए रखे हुए, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्योर गोल्ड कॉइन होते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया था कि इनके पास इतने सारे गोल्ड कॉइन्स आ गए थे। तो इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको मैं एक पॉइंट की तरह भी लिख देता हूं। कनिष्क वॉज बेनिफिटेड फ्रॉम द सिल्क रूट ट्रेड। अभी जो सिल्क रूट वर्ड है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री में। क्या होता है सिल्क रूट? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सिल्क रूट? सिल्क रूट किसको बोलते हैं? लेट मी चेक। क्या किसी को पता है? बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा कि 24 कैरेट के जो कॉइन्स होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट रहते होंगे। बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 24 कैरेट के, मतलब 23 के भी हो सकते हैं, 22 के भी हो सकते हैं। लेकिन आप जानते होंगे, खासतौर से लड़कियां जानती होगी कि इतना कैरेट के होता नहीं है, उनकी ज्वेलरी भी नहीं होती इतनी कैरेट की। पर इनके सिक्के की यही खास बात थी। हाँ, मैं सिल्क रूट के बारे में पूछ रहा था। सिल्क रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेशम मार्ग। देखिए क्या हुआ था, ऐसे कोई आंसर मुझे आ नहीं पा रहा, और अगर आया भी तो फटाफट ऊपर स्क्रॉल हो गया। तो देखिए क्या हुआ था कि रोमन एम्पायर ना इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो गया था। रोमन एम्पायर स्ट्रांग हो गया था, रोमन एम्पायर की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। तो रोमन एम्पायर के अंदर जो लोग होते थे, रोमन एम्पायर के अंदर जो ट्रेडर्स होते थे, वो एशिया की तरफ आने लग गए।
वो चाइना की तरफ आने लग गए ट्रेड करने के लिए। इंडिया भी आते थे, चाइना भी जाते थे ट्रेड करने के लिए। अब एक कॉमोडिटी होती थी एंशंट इंडिया में, रोमन एम्पायर के, सॉरी एंशंट वर्ल्ड में रोमन एम्पायर के अंदर, जिसे सिल्क बोलते हैं, जिसको हम रेशम बोलते हैं। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क वॉज फाउंड फ्रॉम चाइना। चीन में, पूरी दुनिया में उस वक्त सबसे फाइन क्वालिटी का सिल्क अगर कहीं से मिलता था तो वो चाइना से मिलता था। तो जो रोमन एम्पायर के ट्रेडर्स होते थे, ये लोग रोम से निकलते थे और रोम से निकलते हुए ग्रीस जाते थे। ग्रीस से ये लोग टर्की आते थे, टर्की से होते हुए ये लोग ईरान आते थे, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर ये पहुंचते थे नॉर्थ पाकिस्तान में, नॉर्थ पाकिस्तान से पहुंचते थे कश्मीर में, और कश्मीर के इलाकों से आगे बढ़ते हुए ये तिब्बत में जाते थे। फिर तिब्बत से आगे बढ़ते हुए ये चाइना में जाते थे, वहां पे रेशम खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे, और फिर वहां से उस खरीदे हुए रेशम को लेके दोबारा वापस रोम आते थे। और फिर वो जो रेशम होता था उसको रोम में बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। इससे इन ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट होता था। और ये जो पूरा रूट मैंने आपको बताया कि रोम से ग्रीस, ग्रीस से टर्की, टर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया से तिब्बत, और तिब्बत से फिर चाइना जाते थे, यही होता था सिल्क रूट। टर्की इसीलिए जाते थे सूर्यकांत, क्योंकि टर्की रास्ते में आता था तो जाना पड़ता था, जहाँ जहाँ पे भी रास्ता इनको आगे मिलता था बढ़ने के लिए, उसी रास्ते से आगे आना पड़ता था। तो ये पूरा सेंट्रल एशिया, यूरोप, यूरोप से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से कश्मीर, और कश्मीर से होते हुए, सॉरी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कश्मीर, और कश्मीर से तिब्बत, और तिब्बत से चाइना जाते थे। ये था सिल्क रूट, इसको सिल्क रूट बोलते थे। एक एक ट्रेडर को इस रूट पर जाकर सिल्क लेके आने में 10 साल लगते थे, 5 से 10 साल लगते थे एक ट्रेडर को, जब वो रोम से निकलता था और चाइना जाता था और वहां से सिल्क खरीद के वापस आता था। लेकिन जब वो वापस आता था, तो वो जब सिल्क बेचता था रोम के अंदर, तो उसके वारे न्यारे हो जाते थे, उसका लाइफ टाइम का अर्निंग हो जाता था। इतना अच्छा ट्रेड होता था सिल्क रूट से। लेकिन सिल्क रूट जो था ना, परेशानियों से भरा हुआ था। सिल्क रूट के इस इलाके में इन व्यापारियों को लूटने के लिए बहुत सारे कबीले होते थे, बहुत सारे लुटेरे होते थे। इन्हीं कबीले वालों और लुटेरे वालों, ये जो लुटेरे और कबीले होते थे ना, इनसे रक्षा की कनिष्क ने। कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने ये कहा कि देखो, आप ट्रेडर्स हो, आप हमारे इलाके से होके जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने ये भी बताया आपको कि कनिष्क ने अपना एम्पायर कहाँ तक फैला दिया था, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना तक। अफगानिस्तान भी उसके टेरिटरी में था, कश्मीर भी उसकी टेरिटरी में था। तो सिल्क रूट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी टेरिटरी से होके जा रहा था। तो कनिष्क ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई जो भी मुसाफिर, जो भी व्यापारी यहां से गुजर रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ताकि कोई कबीला, कोई लुटेरे उनको नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इसके बदले में उन्हें, हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेडर्स होते थे, ये ट्रेडर्स कुषाणों को टैक्स दिया करते थे, और ज्यादातर जो टैक्स इनको मिलता था ये गोल्ड के फॉर्म में मिलता था। और इसीलिए गोल्ड का बहुत बड़ा डिपॉजिट इकट्ठा हो गया था कनिष्क के पास में, या कुषाणों के पास में। तो ये जो कनिष्क थे, ये सिल्क रूट से बहुत ज्यादा बेनिफिटेड थे, और इसीलिए इनके पास गोल्ड का डिपॉजिट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। और यही वजह है कि इन्होंने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कनिष्क के बारे में याद रखने लायक। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात जो कनिष्क के बारे में याद रखने लायक है, वो ये है, ही स्टार्टेड अ कैलेंडर नोन एज साका एरा। इंग्लिश में बोलते हैं साका एरा, हिंदी में बोलते हैं इसको शक संवत, जिसकी शुरुआत होती है 78 एडी से। जिसकी शुरुआत होती, यानी कि जब इन्होंने रूल करना शुरू किया ना, उसी साल से इन्होंने कहा कि अब से एक नए युग की शुरुआत होगी, और वो युग शक के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए उसको शक संवत, या इंग्लिश में साका एरा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात यह है यहाँ पे कि एक तो ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है, दूसरा इसके बारे में ये याद रखना है जो कल भी मैंने आपको बताया था, कि इट इज द नेशनल कैलेंडर।
ऑफ इंडिया। ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर है ये इंडिया का। आप और मैं इसको यूज नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर करके रखा हुआ है राष्ट्रीय पंचांग। वैसे हमारे यहाँ पे 3 तरह के कैलेंडर्स यूज होते हैं ना, कल भी हमने बात करी थी। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, दूसरा विक्रम संवत हम यूज करते हैं। विक्रम संवत हिंदू अपने तीज त्योहार कब आएंगे ये जानने के लिए यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आपको भी घर में बोलते होंगे कि भाई तारीख से आपका जन्मदिन ये है, लेकिन तिथि से आपका जन्मदिन उस दिन था या 2 दिन बाद आएगा। तो वो जो तिथि होती है, वो जो आपके घर वाले बोलते हैं, वो विक्रम संवत के हिसाब से चलती है। तो विक्रम संवत कल्चरल कैलेंडर है हिंदूज का। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑफिशियल कैलेंडर है जो कि हमारे यहाँ यूज होता है, लेकिन जो नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कनिष्क ने शुरू किया था। अब ये भी एक ऐसी बात है कि यार, ये खुद कुषाण थे, लेकिन इन्होंने जो कैलेंडर शुरू किया उसको शक संवत क्यों कहा? ये तो सीथियंस नहीं थे ना, शक तो सीथियंस को बोलते थे। लेकिन ये बात अभी भी अनआंसर्ड है, इसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन आज तक नहीं निकाल पाया हिस्टोरियन कि शक नाम क्यों रखा इन्होंने। बहरहाल हम भी उस कंक्लूजन को निकालने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, वो है कनिष्क एज सेकंड अशोक। कनिष्क को सेकंड अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है कनिष्क को। क्यों कहा जाता है कनिष्क को सेकंड अशोक? क्या वजह है इसकी? क्या कंपैरिजन है इसका अशोक से? तो बहुत सारे कंपैरिजन है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखता हूं कि क्या क्या कंपैरिजन किए जा सकते। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कंपैरिजन, बोथ एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। दोनों ने बौद्ध धर्म का पालन किया, दोनों ही बुद्धिस्ट हो गए थे कि अपने लाइफ के एक स्टेज पे आके दोनों ने ही बुद्धिज्म को फॉलो किया था। दूसरा पॉइंट, बोथ वर्शिप्ड लॉर्ड शिव बिफोर कन्वर्जन। अपने धर्मांतरण से पहले दोनों ही लॉर्ड शिव को वर्शिप करते थे। ये बात भी दोनों के बीच में बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम। तीसरा पॉइंट ये है, बोथ हैड वेरी लार्ज एम्पायर। दोनों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, दोनों के साम्राज्य, दोनों की टेरिटरीज बहुत दूर तक फैली हुई थी। चौथा, बोथ वेर रूथलेस एंड क्रूअल बिफोर कन्वर्टिंग इनटू बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिस्से, ऐसा बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म में एम्ब्रेस होने से पहले, बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने से पहले दोनों ही बहुत क्रूअल थे। अशोक के बारे में भी हमने बोला था ना, अशोक की लाइफ का एक फेज था चंड अशोक, जिसमें उसको अशोक द फ्यूरियस हमने कहा था। तो ये जो बात है ना, ये कनिष्क के लिए भी लागू होती। बुद्धिस्ट लिटरेचर से बताते कि कनिष्क भी बहुत क्रूअल था, बहुत एम्बिशियस था, लेकिन बौद्ध धर्म में तब्दील होने के बाद में वो नर्म पड़ गया, उसका स्वभाव जो है वो नर्म हो गया। अब अगला पॉइंट, बोथ स्प्रेड। ये वाला पॉइंट नहीं है, बाद में लिखेंगे। पांचवा पॉइंट लिखते हैं, बोथ ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल्स
अशोक के वक्त भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और कनिष्क के समय भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। वो बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र ने उसको लीड किया था। और वहीं से हमने देखा था बुद्धिज्म वाले चैप्टर में कि बुद्धिज्म के दो डिवीजन हो गए थे, एक हीनयान बन गया था और एक महायान बन गया था। महायान बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्ध को वर्शिप करते थे, उनके मंदिर बनाते थे, उनकी मूर्तियां बनाते थे। हीनयान बुद्धिज्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे और मेडिटेशन और अष्टांग मार्ग के ऊपर चलकर बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। महायान बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया गया था। तो ये डिवीजन जो थे, ये डिवीजन हुए थे कनिष्क के वक्त, जब उन्होंने इस काउंसिल को किया था। ये डिवीजन प्योरली, मतलब कि ऑफिशियली कनिष्क के वक्त हुए थे। और फिर छठा पॉइंट इनकी सिमिलैरिटी का, बोथ स्प्रेड बुद्धिज्म over both spread Buddhism in foreign countries। दोनों ने ही बुद्धिज्म को फॉरेन कंट्रीज के अंदर स्प्रेड किया था। अब देखो कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर। दोनों ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था, दोनों लॉर्ड शिव को वर्शिप करते थे कन्वर्जन से पहले, दोनों के पास लार्ज एम्पायर्स थे, दोनों अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत क्रूअल रूलर्स थे, दोनों ने बुद्धिस्ट काउंसिल्स करवाई थी, दोनों ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था ओवरसीज, दोनों ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था फॉरेन कंट्रीज के अंदर। जहां पर एम्परर अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, वहीं पे कनिष्क ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था तिब्बत के अंदर, जहां से आगे वो चाइना की तरफ गया, फिर कोरिया भी फैला, फिर जापान तरफ भी फैला। तो ये दोनों ने इस तरह के काम किए और इसीलिए कनिष्क को सेकंड अशोक भी कहा जाता है। अब कनिष्क के बारे में, कनिष्क के डिक्लाइन के बाद ग्रेजुअली कुषाण्स का भी डिक्लाइन हो गया। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे पोस्ट मॉरियन पीरियड के आखिरी पार्ट पे, वो है आर्किटेक्चर इन द पोस्ट मॉरियन पीरियड। पोस्ट मॉरियन पीरियड में वास्तुकला कैसी थी, आर्किटेक्चर को बोलते हैं हिंदी में वास्तुकला। तो ये जो वास्तुकला थी ये कैसी थी पोस्ट मॉरियन पीरियड में? तो पोस्ट मॉरियन पीरियड में हमको तीन बड़ी पावर्स दिखाई देती। एक तरफ हमको दिखाई देते हैं सातवाहन्स, दूसरी तरफ हमको दिखाई देते हैं कुषाण, और तीसरी तरफ हमको दिखाई देते हैं सीथियंस, खास तौर पे वेस्टर्न इंडिया के सीथियंस। लेकिन वेस्टर्न इंडिया के सीथियंस आर्किटेक्चर में कोई बड़ी छाप छोड़ के नहीं गए, इसीलिए आर्किटेक्चर में जो छाप छोड़ के दो डायनेस्टीज जाती है उनमें से एक है कुषाण और दूसरे हैं सातवाहन्स। तो जरा देखते हैं हम कि कुषाण और सातवाहन्स क्या छाप छोड़ के जाते हैं, और उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय कुषाण्स। प्राइमरीली कुषाण्स ने इसको पैटर्नाइज किया था। हालांकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत तो हो गई थी इंडो ग्रीक्स के समय ही, लेकिन ये अपने पीक पर आता है कुषाणों के वक्त। देखिए कुषाणों के पास में बहुत पैसा था, कुषाण आर्किटेक्चर बना सकते थे, ये फैसिलिटी उनके पास में, ये स्कोप उनके पास में था। तो कुषाणों को हम क्रेडिट देते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को प्रोपगेट करने का। अब ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ था, जब इंडो ग्रीक्स जैसे रूलर्स थे, ये जो फॉरेन के रूलर्स थे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सेटल हो रहे थे, इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस तो कर लिया, लेकिन बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने के बाद में इनको पता चला कि अच्छा ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें गॉड का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं, क्योंकि लॉर्ड बुद्ध ने तो कहा था ना कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब बात यह है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉरेन रूलर्स ने इसको, और फॉरेन के जो सेटलर्स थे उन्होंने इस रिलीजन को तो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फॉरेन कल्चर में रिलीजन गॉड के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को आदत ही नहीं थी, उनके लिए रिलीजन मतलब गॉड। और यहां पर एक रिलीजन कह रहा है कि गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने पड़ताल करी कि भाई ये किसने बोला कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो पता चला कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन फॉरेन सेटलर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है हमारे लिए गौतम बुद्ध ही गॉड है।
और इन्होंने गौतम बुद्ध को गॉड मान के उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया। उनको बिना गॉड के रिलीजन फॉलो करने का मजा ही नहीं आता था। जैसे इंडियंस होते हैं ना, इंडियंस कहीं पे भी जाएं, कोई सा भी फूड खाएं, लेकिन जब तक उसमें मसाले नहीं पड़ेंगे तब तक इंडियंस को मज़ा ही नहीं आता खाना खाने का, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने भी, फॉरेन सेटलर्स ने भी क्या किया कि भाई बिना गॉड के रिलीजन तो हमने अपना लिया, मिनांडर ने और उसके साथियों ने, ऊपर उन्होंने बोला भगवान तो है ही नहीं इसमें, तो चलो गौतम बुद्ध को ही भगवान मान लेते। अब गौतम बुद्ध को भगवान माना तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हो गई, गौतम बुद्ध की पूजा होनी शुरू हो गई। इसी मुद्दे पे तो बुद्धिज्म में लड़ाई हुई थी कि मेन लैंड इंडिया के जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप लॉर्ड बुद्ध को भगवान मान रहे हो, उनकी मूर्तियां बना रहे हो, उनको पूज रहे हो, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि भगवान नहीं होते। तो उन्होंने बोला नहीं यार, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमको लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने से रिलीजन हमारा ज़्यादा अच्छा फैलेगा, ज़्यादा लोगों में पॉपुलर बनेगा। इसी मुद्दे पे कुंडलवन कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और ये तय हुआ था कि बुद्ध की मूर्तियां बनती रहेंगी, बुद्ध के मंदिर बनते रहेंगे और इस तरह बुद्धिज्म ज़्यादा दूर तक फैलाया जा सकता है। और कनिष्क खुद महायान बुद्धिज्म का ही फॉलोवर था। तो अब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में इन्होंने जो मूर्तियां बनाई लॉर्ड बुद्ध की, उन्हीं मूर्तियों के स्टाइल को गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर जो मूर्तियां हमको मिली ये नॉर्थ पाकिस्तान से मिली और अफगानिस्तान में गांधार और उसके आसपास के इलाकों से मिली। और क्योंकि इस पूरे आर्ट का सेंटर गांधार था, जो अब अफगानिस्तान में कंधार के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसीलिए इसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। तो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। अब इसके बारे में बाकी और क्या फीचर्स हैं ये हम देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो जो भी मैं अंडरलाइन करूंगा वो इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, एंड दैट इज ग्रीको रोमन स्टाइल। Gandhar School of Art was one of the major schools in the art of history of ancient India, which is uniquely associated with the Greco-Roman style of art. क्योंकि जो आर्टिशंस थे, इन मूर्तियों को बनाने वाले, वो भी फॉरेन से आए थे। तो इसीलिए जब उन्होंने मूर्तियां बनाई तो जो फॉरेन के एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को इन मूर्तियों के अंदर शामिल किया। इसीलिए इसको ग्रीको रोमन स्टाइल भी कहा जाता है। और एक और वर्ड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक आर्ट भी इसको एक टर्म है। हेलेनिस्टिक टर्म इज यूज्ड फॉर ग्रीको रोमन स्टाइल। इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको ग्रीको रोमन स्टाइल भी कहा जाता है। अब इसके क्या क्या खास फीचर्स होते थे, कैसे ग्रीको रोमन स्टाइल जो होती थी वो दूसरी स्टाइल से अलग होती थी। तो सबसे पहले हैलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्ध। बुद्ध का जो हेड ये बनाते थे ना, उस हेड के पीछे चक्र जैसा बनाते थे और वो जो चक्र होता था उसी को हैलो बोलते हैं, जो कि बहुत प्रोमिनेंटली हमको दिखाई देता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। दूसरा, बुद्धाज वेवी हेयर यानी कि लहरदार बाल। बुद्ध के जो यहाँ पे बाल दिखाए गए हैं इस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में, ये वेवी हेयर दिखाए गए हैं। तो ये भी याद रखना है, वेवी हेयर वो ना लहर आ जाती बाल में, उस तरह के बाल उनके दिखाए गए हैं। द फोरहेड लाइन्स, उनके माथे के ऊपर जो ये माथा होता है ना, इसमें कई लोगों के लकीरें आती है बहुत सारी, तो वैसी लकीरें यहाँ पर बुद्ध के माथे में दिखाई गई है। ऑर्नामेंट्स, बुद्ध को यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है जिन्होंने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने हुए हैं। उसके अलावा ड्रैप एंड स्टाइल ऑफ द गारमेंट्स, यानी कि अब बहुत मोटा कपड़ा, ये जो स्टाइल है इसमें जहां पे बुद्ध का डिपिक्शन है, जैसे कि आप ये वाली इमेज देख सकते हो, एक बड़ा सा और एक मोटा थिक कपड़ा इन्होंने अपनी बॉडी के अराउंड ड्रैप करके रखा हुआ है। और ये जो स्टाइल है ये भी यूनिक फीचर है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का। एक और यूनिक फीचर है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, लीन बॉडी ऑफ बुद्ध। इसमें जो बुद्ध बने हैं ना, लॉर्ड बुद्ध, वो एकदम लीन बॉडी के बने हुए हैं, जैसे कि वो इंडो ग्रीक्स या फिर कुषाण वगैरह होते होंगे लीन बॉडी के। तो ये लीन बॉडी के बुद्ध हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं।
बुद्ध के वेवी हेयर दिखाई देते हैं, उनके हेड के अराउंड हैलो दिखाई देता है, फोर हेड की लाइंस दिखाई देती है। उन्होंने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं और एक मोटे कपड़े से अपनी बॉडी को ड्रैप करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो दूसरी इमेज आप देख सकते हो ना, इसे कहते हैं, इसको बोलते हैं बामियान बुद्ध। इसे बोलते हैं बामियान बुद्ध। ये जो बामियान बुद्ध, बामियान एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ पर पहाड़ों, देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है ये। इस पहाड़, उस समय जब कुषाण रूल करते थे तो उनके आर्टिशंस ने इन पहाड़ों के अंदर बुद्ध की इमेज को उकेर दिया था। और ये वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इतना बेहतरीन कारनामा उन्होंने उस वक्त अंजाम दिया था, बुद्ध की इस तरह की इमेजेस बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली 90s के डिकेड में जब तालिबान का रूल आया था अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर इस तरह की इमेजेस की कोई जगह नहीं है। तो तालिबान के पास में जो बड़े बड़े वेपन्स थे, वो बड़े बड़े वेपन्स लेके तालिबान गए और इनको शूट कर दिया, इनको ब्लास्ट कर दिया और बहुत डैमेज कर दिया इस इमेज के ऊपर। इन्हें बामियान के बुद्ध बोला कहा जाता है। बामियान एक जगह है अफगानिस्तान में और वहां से इस तरह की इमेजेस मिली है, इसलिए इनको बामियान बुद्ध कहा जाता है। तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरे वर्ल्ड ने उस समय तालिबान से कहा था कि ये तो हेरिटेज की जगह है, बहुत ग्रेट हेरिटेज है यहाँ पे दुनिया की आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का, आपका रिलीजन इसमें मत घुसाओ, आप प्लीज़ इसको छोड़ दो। लेकिन तालिबान नहीं सुने, वो किसी की सुनते भी कहाँ है, और अपनी कंट्री में उन्होंने इसको उड़ा दिया था। खैर, ये बामियान बुद्ध या फिर जो दूसरी इमेजेस है बुद्ध की, ये जो है सारी ये सारी की सारी जो है ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। जिस तरह से अफगानिस्तान के इलाके में गांधार को सेंटर, एपी सेंटर मानते हुए एक आर्ट डेवलप हुआ जिसमें कि फॉरेन एलिमेंट्स यानी कि फॉरेन फीचर्स शामिल थे, उसी तरह नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मथुरा और उसके आसपास के इलाके में पैरेलली एक आर्ट डेवलप हो रहा था जो कंप्लीटली इंडियन था, कंप्लीटली इंडिजिनस था। इसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। लेकिन इसमें और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात है कि पैटर्नाइज्ड बाय कुषाण्स। इसे भी कुषाणों ने ही पैटर्नाइज किया था। तो जहां एक तरफ कुषाण नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज में एक खास तरह का आर्ट पैटर्नाइज कर रहे थे विच वॉज इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आर्ट आर्किटेक्चर, वही मेनलैंड इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में वो एक आर्ट पैटर्नाइज कर रहे थे विच वॉज कंप्लीटली इंडियन बाय नेचर। वो पूरी तरह से इंडियन था बाय नेचर। अब देखें इसके फीचर्स हम क्या क्या थे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इट फ्लरिश्ड अंडर कुषाण एंड स्पेशली कनिष्क। दूसरी बात कि इसके जो सेंटर्स थे ये थे मथुरा, सारनाथ एंड कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रख लेना कि मथुरा से थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके कौशाम्बी, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो बनारस और उसके आसपास के इलाके यानी कि सारनाथ। तो ये आर्ट की जो हमको नमूने, जो एविडेंसेस मिलते हैं, ये मथुरा से लेकर सारनाथ तक मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा पैच था जहां पे हमको इस तरह के आर्किटेक्चर हासिल होते हैं। तीसरी बात, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि ये आप याद रखना कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो ग्रे ब्लू माइका या ग्रे ब्लू सैंडस्टोन से बना है। वही ये डिफरेंस है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कि ये लोकली अवेलेबल स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बना है। इनफैक्ट उत्तर भारत की ज्यादातर इमारतें दिल्ली सल्तनत के दौर में भी और उसके बाद मुगल पीरियड में भी और उससे पहले मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के दौर में भी ज्यादातर जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल यूज हुआ है स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का। तो उत्तर भारत में जो ज्यादातर इमारतें होती थी वो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन की बनती थी। अफगानिस्तान का गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ग्रे ब्लू सैंडस्टोन से बना है, ये एक डिफरेंस है। अब यहां पर हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने लायक है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म
वेयर द मेन रिलीजियस मोटिवेशन फॉर द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एक तरफ जहां पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कंप्लीटली डिवोटेड है बुद्धिज्म को, वहां पे लॉर्ड बुद्ध और उनकी लाइफ या उनके सिंबल से जुड़ी हुई चीजें ही बनी हुई है, या पूरा फोकस लॉर्ड बुद्ध के ऊपर किया गया है। वही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमको बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म और साथ ही साथ हिंदुइज्म से रिलेटेड इमेजेस भी दिखाई देगी। जैसे कि ये वाली इमेज आप देख सकते हो, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की एक इमेज है जो कि लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है। ये लॉर्ड विष्णु की इमेज है। ये सर्वतोभद्र की इमेज आप देख सकते हो, ये जैन रिलीजन को डिवोटेड है। इसके अलावा हमको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से कनिष्क की भी एक इमेज मिलती है, जिसमें कनिष्क का हेड नहीं है। अब ये हेड कब और कैसे और किसने तोड़ दिया काट दिया पता नहीं, लेकिन हमको कनिष्क की एक इमेज मिलती स्टैंडिंग, जिसमें कनिष्क का हेड नहीं है। और एक विम कटफिसिस की इमेज हमको मिलती है बैठे हुए, अगेन उसका हेड नहीं है। तो किसी ने गुस्से में आके इनके हेड तोड़ दिए, लेकिन ये बाकी की बॉडी हमको मिलती है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। और देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ बुद्ध, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे बुद्ध सिटिंग पोस्चर में भी दिखाई दिए हैं और स्टैंडिंग पोस्चर में भी दिखाई दिए, सिटिंग पोस्चर एंड स्टैंडिंग। जहां पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमको बुद्ध खड़े हुए दिखाई दिए हैं, वहीं पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ज्यादातर इमेजेस उनकी बैठे हुए हैं, लेकिन कई कई जगह खड़े हुए भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्टाउट बिल्ट। बुद्ध का जो बिल्टअप यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमको मिलता है, स्टाउट का मतलब होता है हट्टा कट्टा, तगड़े हैं बुद्ध यहाँ पे। गांधार में कैसे थे, लीन थे, लेकिन मथुरा में कैसे हो गए वो आके, मथुरा में आके हो गए वो हट्टे कट्टे। तो ये हट्टे कट्टे बुद्ध यहाँ हमको मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो इमेज है इसको बोलते हैं अभय मुद्रा ऑफ बुद्ध। ऐसी ही भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मारा राक्षसनी ने बुद्ध से पूछा था कि किसे पता कि तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने धरती को स्पर्श किया था और धरती हिल गई थी, उसको भूमि स्पर्श। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की इमेजेस भी हमको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से मिलती है, अभय मुद्रा भी हमको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के। और उसके बाद अब ये दोनों जो आर्किटेक्चर थे, दोनों ही कुषाणों ने पैटर्नाइज किए थे। और उसके बाद तीसरा, थर्ड बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, इट इज पैटर्नाइज्ड बाय, अब बचे कौन, सातवाहन्स। इसको पैटर्नाइज किया था सातवाहन्स ने। अच्छा, अमरावती है कहाँ पे? तो ये अमरावती जो है ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। हेड नहीं था तो कैसे पता चला कि कनिष्क था? अच्छा, हेड होता तो भी कैसे पता चल जाता कि कनिष्क था? कोई हम जानते क्या कनिष्क को? हमने चेहरा देखा है क्या कनिष्क का? ऐसी बात नहीं है। दरअसल उसके आसपास इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी, उस इंस्क्रिप्शन से पता चला। अब आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि हेड नहीं था तो कैसे पता चला कनिष्क था? तो हेड होता तो क्या आप जानते थे कि कनिष्क था? खैर, कनिष्क के कुछ सिक्के भी मिले हैं, और उन सिक्कों के अंदर कनिष्क की जो वेशभूषा है, जो कनिष्क के पास में स्वॉर्ड है, जिस तरह के जूते कनिष्क ने पहन रखे हैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा इमेज हमें यहाँ से मिलता है। इसीलिए कंफर्म होता है कि कनिष्क का इमेज है। और अच्छी बात यह है कि जो सिक्के मिले हैं, वो सिक्के जो है उसमें हेड भी है कनिष्क का, तो कनिष्क की ऐसी बड़ी सी दाढ़ी दिखाई हुई है। वो जो सिक्के मिले ना कनिष्क के, उसमें कनिष्क का चेहरा भी दिखा है। एक बड़ा सा उसने हेड गियर पहन रखा, पगड़ी पहन रखी है, और बड़ी बहुत लंबी सी उसकी दाढ़ी, कुछ ज़्यादा ही लंबी दाढ़ी है उसकी, और एक बड़ी चौड़ी सी सॉर्ड उसने, तलवार उसने हाथ में रखी हुई है। ठीक है, तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ हम आते हैं। पैटर्नाइज्ड बाय सातवाहन्स, सातवाहन्स ने इसको पैटर्नाइज किया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज इट इज अ नैरेटिव आर्ट। इट इज अ नैरेटिव आर्ट। देखो, नैरेटिव आर्ट का मतलब क्या होता है? नैरेटिव आर्ट का मतलब होता है ऐसा आर्ट जो कुछ बता रहा है, जो कोई कहानी बता रहा है। जैसे आप ये वाली इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको इमेजेस, बहुत सारे फिगर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई दृश्य चल रहा है। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जातक टेल्स।
जातक कथाएं, लॉर्ड बुद्ध को अपने पिछले 550 जन्म याद आ गए थे और उनकी कंपाइलेशन को जातक कथाएं बोलते हैं। तो जातक कथाओं के अंदर जो स्टोरीज है ना, उस स्टोरी को नरेट करता है ये आर्ट, इसीलिए इसको नैरेटिव आर्ट कहा जाता है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का, नो इमेजेस ऑफ बुद्ध, नो इमेजेस ऑफ बुद्ध। लॉर्ड बुद्ध की इमेजेस नहीं मिलती अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। क्यों? क्योंकि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट नैरेटिव आर्ट है, और ये जो आर्ट है ये हीनयान बुद्धिज्म का आर्ट है, और वो लोग बुद्ध को वर्शिप नहीं करते थे, बुद्ध की इमेजेस नहीं बनाते थे, इसीलिए यहाँ पे हमको बुद्ध की इमेजेस नहीं मिलती है, बल्कि जातक कथाओं के अंदर दी गई कहानियों का नरेशन मिलता है इमेजेस के थ्रू। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, यूज ऑफ मार्बल। देखिए ये वाला जो एक स्तूप है, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में बना हुआ स्तूप है, और इसका डोम देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्बल का यूज हुआ था। तो जो बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई मुगल पीरियड में पहली बार मार्बल का यूज हुआ था, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के एंशियंट टाइम्स में भी मार्बल का यूज हुआ था, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पर मार्बल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर, एम्परर अशोक ने यहाँ पर छोटे छोटे 84,000 स्तूप्स बनाए थे, 84,000 स्तूप यहाँ पर बने थे, यहाँ और इसके आसपास के इलाके में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान रख लेना, मैंने सिर्फ एग्जैक्टली वही पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपको याद रखना चाहिए, उसके अलावा मैंने इधर उधर बिल्कुल भी नहीं बताया है। अब इसी के साथ में जो है हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा हो जाता है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का आर्किटेक्चर भी हमने देख लिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हमने देख ली, उससे ज़्यादा हमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुछ बात नहीं करनी। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की। आज हम गुप्ता एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे। अगर वक्त रहा तो कल्चरल हिस्ट्री की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कल्चरल हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट पार्ट है गुप्ता पीरियड का, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी आज हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की। सबसे पहली चीज, फाउंडर। सबसे पहली चीज तो ये कि कब इसका फाउंडेशन हुआ था, तो अराउंड 250 एडी, फाउंडेड इन फाउंडेड इन 250 बीडी, 250 एडी सॉरी। अभी जो 250 एडी में इसका फाउंडेशन हुआ था, इसकी भी कोई पक्की जानकारी नहीं है, ना ही गुप्तास के ओरिजिन के बारे में कुछ खास जानकारी है। इसीलिए मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं कि गुप्तास का ओरिजिन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि आपकी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पे वो नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चंस तो वहाँ पूछे जाते हैं जब कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है और हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ता है, तो फिर इतना डीप में वो जाते कि गुप्तास का ओरिजिन जो हुआ था, वो ओरिजिन कैसे हुआ था, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। तो हम नहीं डालेंगे उसके ऊपर कोई प्रकाश, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ये देखेंगे कि 250 एडी के अराउंड इनका फाउंडेशन हुआ था, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस डायनेस्टी का फाउंडेशन श्रीगुप्त नाम के एक रूलर ने किया था, जो कि कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं था, और लेकिन मगध के अंदर ये रूल करते थे। मगध यानी कि ईस्टर्न इंडिया, यानी कि प्रेजेंट डे बिहार। तो वहीं पर कहीं ये छोटे मोटे रूलर थे जिन्होंने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। ग्रेट, एकदम से ग्रेट तो नहीं बन गई थी ये डायनेस्टी, वो तो बाद में बनी थी, इनके सक्सेसर्स के एफर्ट से बनी थी, लेकिन इसके फाउंडेशन इन्होंने किया था। फिर ही वॉज सक्सीडेड बाय, इनको सक्सीड किया था घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त, ये भीम के पुत्र घटोत्कच नहीं है, किसी का नाम रख दिया इन्होंने, इनके बेटे का नाम घटोत्कच रख दिया था। तो ये घटोत्कच गुप्त दूसरे रूलर हमको पता चलते हैं इनके बाद में, जिन्होंने कुछ सालों तक रूल किया होगा। और उसके बाद हमको जो मेजर रूलर पता चलते हैं, वो पता चलते हैं चंद्रगुप्त द फर्स्ट। चंद्रगुप्त द फर्स्ट है ना, ही इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट
ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का पहला ताकतवर रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट माने जाते हैं, जो कि 319 एडी से लेकर 335 एडी तक रूल करते हैं। एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक ये रूल भी करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि पहले ग्रेट रूलर माने गए हैं इस डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा और अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप यकीन मान लीजिए कि उसके नाम के आगे मौर्य लिखा हुआ रहेगा। लेकिन इस चंद्रगुप्त नाम के आगे अगर वन लिखा हुआ है, तो फिर बात हो रही है गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त फर्स्ट की। ये हमेशा ध्यान रखना अपने दिमाग में। अब बात होती है कि इनकी ग्रेटनेस, जो हम बोल रहे हैं कि बड़े ग्रेट रूलर थे, तो क्या किया था इन्होंने। तो ये एक मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए जाने जाते हैं, है ना। सो ही मैरिड प्रिंसेस ऑफ, इन्होंने प्रिंसेस एक राजकुमारी के साथ विवाह किया था, जिन प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी, which gave him power and prestige। ये जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं एक मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए, जब इन्होंने एक राजकुमारी के साथ विवाह किया था, जो कि लिच्छवी डायनेस्टी की राजकुमारी थी। उनका नाम था कुमार देवी, कुमार कुमार देवी नाम की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया था, जो लिच्छवी डायनेस्टी की थी। लिच्छवी डायनेस्टी के बारे में हमने बात करी थी जब हम महाजनपद पीरियड के बारे में बात कर रहे थे, मगध के राइज के बारे में बात कर रहे थे, कि वृज्जी के क्षत्रिय लिच्छवी क्षत्रिय के नाम से जाने जाते थे, और ये बहुत ही ताकतवर और इनविंसिबल पावर हुआ करते थे एंशियंट इंडिया के अंदर। तो जब इस खानदान की एक राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त का विवाह होता है, तो उनको पावर भी हासिल होता है और प्रेस्टीज भी हासिल होता है, क्योंकि एक बहुत ही ऊंचे खानदान की लड़की के साथ इन्होंने विवाह किया था। इस पावर और प्रेस्टीज का यूज करके इन्होंने तीसरा अचीवमेंट किया था, दैट ही कॉन्कर्ड मगध एंड ईस्ट यूपी रीजन। उस समय तो ईस्ट यूपी नहीं बोलते थे उसको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि बिहार से लेके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक का या सेंट्रल उत्तर प्रदेश तक का लार्जली इलाका इन्होंने पूरा जीत लिया था। ये इनका बड़ा अचीवमेंट था। तो ये जो किंगडम था, जो छोटा सा शुरू हुआ था मगध में, कहीं छोटा मोटा किंगडम श्रीगुप्त और घटोत्कच के वक्त, और ये किंगडम जो है ये बहुत बड़ा किंगडम बन गया। जी शिव मिश्रा, कल क्विज है, तैयार रहिएगा, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं आप लोग। तो ही कॉन्कर्ड मगध एंड ईस्टर्न यूपी रीजन। इस तरह ये किंगडम बड़ा बना, इनको ज्यादा रेवेन्यू मिलने लग गया और ये पावरफुल हो गए। ज्यादा रेवेन्यू मिला तो इन्होंने अपनी फौज को भी मजबूत करना शुरू किया। एक और पॉइंट जो आपको इनके बारे में याद रखना है कि अज्यूम्ड द टाइटल महाराज अधिराज। इन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल भी अज्यूम किया था, एंड ऐसा करने वाले गुप्ता एम्पायर के ये पहले रूलर थे। तो आपको सिर्फ चार बातें इनकी याद रखनी है कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इन्होंने एक लिच्छवी प्रिंसेस के साथ मैरिज किया, इन्होंने ज़्यादातर मगध और ईस्टर्न यूपी का रीजन कॉन्कर किया, और इन्होंने महाराज अधिराज के टाइटल को अज्यूम किया था। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले रूलर की तरफ, जो है समुद्रगुप्त। एक जबरदस्त रूलर जो कि 335 एडी से लेकर 375 एडी तक रूल करते हैं।
335 ईडी से लेके 375 ईडी के बीच में ये रूल करते हैं, बहुत लंबा वक्त रूल करते हैं और गुप्ता एम्पायर को एक नई ऊंचाइयों तक ये पहुंचा देते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त के बारे में या बाकी गुप्ता रूलर्स के बारे में भी, वो ये कि हिज इंफॉर्मेशन is obtained from प्रयाग प्रशस्ति। अशोक के इंस्क्रिप्शन बताते वक्त भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक पिलर है जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये ओरिजिनली एम्परर अशोक ने बनवाया था और उसमें उन्होंने अपने धम्म के कुछ मैसेज भी लिखाए थे, जिसको हमने बोला था कि क्वीन एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उस पे बाकी जो बची हुई जगह थी, एम्परर समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति प्रशंसा में लिखी हुई कोई बात होती है। जब कोई किसी रूलर की प्रशंसा में कुछ डॉक्यूमेंट लिखता है तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो इसे प्रयाग, क्योंकि प्रयाग में मिली है इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। किसकी प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त की। हालांकि पिलर वही था जिस पे अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन लिखाए थे, उसी में कुछ जगहों पर समुद्रगुप्त ने अपने इंस्क्रिप्शन लिखाए थे। और मैंने आपको बताया था बाद में जहांगीर ने भी ओवर राइटिंग करने की कोशिश करी थी, पर वो अशोक के इंस्क्रिप्शन के ऊपर ओवर राइटिंग करी थी जहांगीर ने। इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति की हमको सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता चलती है। अब प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहली बात हम याद रखेंगे कि किसने लिखी थी। हाँ भैया, प्रयागराज, ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिशेन, कंपोज्ड अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख लेना कि हरिशेन वो कोर्ट पोएट थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था, उसको लिखा था। हरिशेन कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट पोएट थे? हरिशेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, और इसीलिए उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। तीसरी चीज क्या लिखा था? समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा था, है ना? तो प्रयाग प्रशस्ति mentions समुद्रगुप्त as a great conqueror। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं वही बताऊंगा आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट कॉन्करर था समुद्रगुप्त। और क्या लिखा हुआ था उसके बारे में फर्दर? एक बात, ही कॉन्कर्ड साउथ इंडिया। पहला पॉइंट ये, इसने साउथ इंडिया को कॉन्कर किया। साउथ इंडिया के 12 राजाओं को डिफीट किया इसने। ये प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि ही डिफीटेड 12 किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद ही डिफीटेड 9 ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। दूसरी बात ये बोलते कि 9 राजाओं को उत्तर भारत में हराया, 12 राजाओं को दक्षिण भारत में हराया। और फिर तीसरी बात ये होती है कि कंट्रोल्ड ही, तीसरी बात, ही कंट्रोल्ड द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न पूर्वी भारत की जंगली जनजातियों को इन्होंने कंट्रोल किया। ये ऐसी जंगली जनजातियां होती थी जो ट्रेडर्स आते थे जंगल के रास्तों में, उन्हें लूट लिया करती थी। उन्हें कंट्रोल किया
उत्तर भारत के 9 रेबेलियस किंग्स को डिफीट करके अपने कंट्रोल में लाए और साउथ इंडिया के 12 राजाओं को इन्होंने डिफीट किया। मेनली प्रयाग प्रशस्ति ये इंफॉर्मेशन देती है समुद्रगुप्त के बारे में। लेकिन एक और चीज हमको यहाँ पे पता चलती है कि साउथ इंडिया के जिन 12 राजाओं को इन्होंने डिफीट किया था, तो उनको डिफीट करने के बाद उस टेरिटरी के अंदर एक्सपेंशन नहीं किया इन्होंने। 12 राजाओं को डिफीट किया, उनको प्लंडर किया, उनसे टैक्स लिया, उनसे वेल्थ ली और उन्हें छोड़ दिया। ही अलाउड देम टू रूल देयर टेरिटरीज। उन्होंने उनकी उनकी टेरिटरीज को अलाउ किया रूल करने के लिए। प्रॉबेबली उसका रीजन ये था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी कमजोर थी, कल्चर बहुत अलग था, लैंग्वेज बहुत अलग थी, और इसीलिए शायद वो जानते थे कि हम जीत तो सकते हैं दक्षिण भारत में, लेकिन लंबे समय तक उसको कंट्रोल करके शायद ना रख पाए। इसीलिए जब इनको जीत हासिल हुई तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करी साउथ इंडिया से, और फिर बाद में उत्तर भारत के 9 ट्राइब्स को इन्होंने डिफीट किया और उसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। क्योंकि ज़्यादातर रेबेलियंस नॉर्दर्न इंडिया की ट्राइब्स की तरफ से ही होते थे, ज़्यादातर इन्वेजन भी उसी डायरेक्शन से होते थे, इसलिए उस इलाके को पूरी तरह कंट्रोल किया। और तीसरी बात जो मैंने बताई वो ये बताई कि इन्होंने मध्य या पूर्वी भारत की जनजातियों को कंट्रोल कर लिया, जिससे कि वो अपने इलाके में ट्रेड को सुचारू रूप से चला सकें। क्योंकि एम्पायर के वेलबींग के लिए अच्छी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और उसके लिए ट्रेड बहुत अच्छा होना चाहिए था, और ट्रेडर्स के मन में डर का माहौल नहीं होना चाहिए था। इसीलिए ऐसी सारी ट्राइब्स जो ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचा सकती थी, उन्होंने उनको कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा हमको समुद्रगुप्त के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है, वो इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम हिज कॉइन्स। मच ऑफ his info is obtained from his coins। इनके सिक्कों से हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्टिकुलरली गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, बिल्कुल वैसे ही मोल्डेड गोल्ड कॉइन्स जैसे कि इंडो ग्रीक्स और कुषाणों ने इशू किए थे। और इनके बारे में एक बात खास और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि गुप्ताज issued largest number of gold coins। गुप्ताज ने सबसे ज्यादा नंबर्स में गोल्ड कॉइन्स इशू किए। अब ये चीजें याद रखना। देखो, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? इंडो ग्रीक्स ने। सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? कुषाणों ने। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर्स में गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? तो गुप्ताज ने इशू किए। और गुप्ताज के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इंडिया में हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुषाणों के कुछ कॉइन्स हमारे म्यूजियम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गुप्ताज के बहुत सारे कॉइन्स हमारे यहाँ पे म्यूजियम्स में देखने को मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली मैंने पर्सनली भोपाल के म्यूजियम में गुप्ताज के बहुत सारे कॉइन्स देखे हुए हैं, ब्यूटीफुल कॉइन्स। तो गुप्ताज के गोल्ड कॉइन्स और समुद्रगुप्त के गोल्ड कॉइन्स से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उनके बारे में। एक चीज़ हमको पता चलती है समुद्रगुप्त के बारे में कि इन्हें ऑल्सो कॉल्ड एज कविराज। इन्हें कविराज का टाइटल भी दिया हुआ है। अपने एक कॉइन में ये वीणा वादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीणा जो कि एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस वीणा का ये वादन करे कॉइन में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा, जो इंडिकेट करता है कि देयर वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन इन दिस मैन, और इसलिए इनको कविराज भी कहा गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही अनजस्ट टाइटल इनके साथ जुड़ा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ ने इनको ये टाइटल दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखो, बात ऐसी है कि नेपोलियन से समुद्रगुप्त का क्या मुकाबला। सबसे पहली बात तो ये है कि नेपोलियन एक बहुत अलग एज में हुआ था, समुद्रगुप्त एक बहुत अलग एज में हुए थे। फिर भी अगर कंपैरिजन ही करना, अच्छा कंपैरिजन किया क्यों इन्होंने? विंसेंट स्मिथ ने ऐसा कंपैरिजन किया क्यों? विंसेंट स्मिथ ने ऐसा कंपैरिजन इसीलिए किया क्योंकि
विंसेंट स्मिथ ने देखा कि यार साउथ की 12 ट्राइब्स को डिफीट कर दिया, नॉर्थ की 9 ट्राइब्स को डिफीट कर दिया, सेंट्रल इंडिया की कई ट्राइब्स को डिफीट कर दिया। ही दिस मैन वाज अनडिफीटेड, अनडिफीटेड जैसा चला जा रहा था। जब विंसेंट स्मिथ जिंदा था ना, तब उसने नेपोलियन को ये करते हुए देखा था, तो उसको नेपोलियन को देख के समुद्रगुप्त की याद आती थी, और इसीलिए उसने ये नाम दे दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया। लेकिन सच बात तो ये है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं ज्यादा आगे था। नेपोलियन तो हार गया था ना वाटरलू की लड़ाई में, उसके बाद नेपोलियन को सरेंडर करना पड़ा था, नेपोलियन एग्जाइल में रहा था। लेकिन समुद्रगुप्त को ये बुरे दिन कभी भी नहीं देखने पड़े। समुद्रगुप्त ऑल हिज लाइफ रिमेन्ड अनडिफीटेड, पूरी जिंदगी भर वो अनडिफीटेड रहा। उसको कभी सरेंडर नहीं करना पड़ा, उसको कभी एग्जाइल में नहीं रहना पड़ा। तो नेपोलियन के साथ में समुद्रगुप्त का कंपैरिजन करने से मेरे ख्याल से समुद्रगुप्त का अपमान होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो किताब में लिखा है हमको वो ध्यान रखना पड़ेगा, और किताब में ये लिखा हुआ है कि ही वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इवन मैं तो ये कहता हूँ कि नेपोलियन को भी ये नहीं बोल सकते कि समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, क्योंकि समुद्रगुप्त तो कभी हारा ही नहीं, उसको कभी सरेंडर नहीं करना पड़ा। नेपोलियन से कंपैरिजन ही नहीं है मेरे हिसाब से तो समुद्रगुप्त का। बट फिर भी हम विंसेंट स्मिथ का मान रखते हैं कि भाई क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विक्ट्रीज अचीव करी थी, इसलिए उन्होंने इमोशंस में आके, जज्बात में आके समुद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर कर दिया। बट फिर भी एक फैक्ट है जो आप याद रख लेना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी मेजर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है समुद्रगुप्त के बारे में। इन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल किया, और पूरा जो मैं आपको ये नक्शा दिखाता हूं, ये देखो ये नक्शा। इस नक्शे में जो पूरा पर्पल कलर का आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये इतने बड़े इलाके को ये जीत चुके थे। जो हमने बात करी ना, 12 साउथ इंडिया के रूलर्स को डिफीट किया, 9 ट्राइब्स को डिफीट किया, और भी बहुत सारे जीत इन्होंने हासिल करी। तो ये इस लेवल तक पहुंच चुके थे, एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया था। मौर्यन एम्पायर के बाद दोबारा इंडिया के नॉर्दर्न इलाकों का, ईस्टर्न इलाकों का, सेंट्रल इलाकों का और वेस्टर्न इलाकों का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था। भारत में बहुत कम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में जो पॉलिटिकली इंडिया यूनिफाई हुआ है। उनमें से एक दौर ये था जब ये पॉलिटिकली यूनिफाई हुए थे। और इनको सक्सीड करते हैं इनके बेटे चंद्रगुप्त, जो 380 एडी से लेकर 414 एडी के बीच में रूल करते हैं। अभी जो एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो तो वो ये है कि समुद्रगुप्त का रूल खत्म हो गया 375 एडी पे, और उसके बाद हम बात करें कि उनका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड 380 एडी से रूल करना शुरू करता है। तो ये जो 5 साल का गैप है ये क्या है? 5 साल का जो गैप है, एनसीईआरटी की किताब है ना, आप 6ठी से 10वीं तक पढ़ लो, वो सफिशिएंट होगी, ठीक है। तो ये 5 साल क्या हुआ था? ये 5 साल क्या लॉकडाउन लगा हुआ था, छुट्टी थी, क्या हुआ था 5 साल? तो इसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है एक लिटरेचर से, जिस लिटरेचर का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम लिटरेचर ये बताता है कि समुद्रगुप्त की डेथ के बाद उसको सक्सीड किया था उसके एक बेटे ने, जिसका नाम था रामगुप्त। लेकिन वो इनकेपेबल रूलर था, और इसीलिए उसके छोटे भाई यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर दी रामगुप्त की, और थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। तो वो जो 5 साल का गैप है उसमें रामगुप्त रूल कर रहा था, और 5 साल बाद रामगुप्त के खत्म होने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड रूल करते हैं। चंद्रगुप्त को अब इनके बारे में बात करते भाई, इनके क्या क्या अचीवमेंट्स। तो सबसे पहली चीज, ऑल्सो कॉल्ड एज विक्रमादित्य। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्यों कहते हैं विक्रमादित्य? विक्रम आदित्य जिसका मतलब होता है वेलियंट एज अ सन, सूर्य की तरफ वेलियंट। तो ये विक्रम आदित्य क्यों कहते हैं इनको, ये अपन देखते हैं कि करके। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज ये थी कि इन्होंने जो है, देखो क्या हुआ था कि अब रामगुप्त के लिए बुरा फील कर रहे हो, लेकिन रामगुप्त इतना केपेबल रूलर नहीं था, एम्पायर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। रामगुप्त ने सीथियंस को डिफीट करने की, देखिए सीथियंस अभी भी वेस्टर्न इंडिया में जमे हुए थे,
समुद्रगुप्त ने उनको डिफीट तो कर दिया था, लेकिन अभी भी सीथियन पावर वेस्टर्न इंडिया के अंदर समुद्रगुप्त की डेथ के बाद दोबारा राइज हो गई थी। अब क्या होता है यहाँ पे कि रामगुप्त सीथियंस को डिफीट करने की कोशिश करते हैं, पर होता यह कि रामगुप्त खुद हार जाते हैं। और रामगुप्त सिर्फ हार नहीं जाते, बल्कि रामगुप्त वॉज टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर। सीथियंस उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेते हैं। अब प्रिजनर ऑफ वॉर बनने के बाद में सीथियंस ये कंडीशन रखते हैं गुप्तास के सामने कि हम तुम्हारे रूलर रामगुप्त को तभी रिलीज करेंगे जब वो अपनी रानी ध्रुव स्वामिनी को हमें सरेंडर करेगा। तो ये तो बहुत ही अनजस्ट कंडीशन रख दी थी, बट अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम लिटरेचर रामगुप्त इसके लिए अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, मैं अपनी रानी को तुम्हें सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, पर तुम मुझे छोड़ दो। तो जब ये बात चंद्रगुप्त को पता चलती है तो वो ये कहता है कि भाई मैं ये होने नहीं दूंगा कि गुप्ता एम्पायर की रानी किसी दुश्मन के हवाले कर दी जाए। और चंद्रगुप्त एक स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है सीथियन कैंप में, और रामगुप्त को छुड़ा के ले आता है। बाद में सब लोग ये कहते हैं कि रामगुप्त कैसा रूलर है जो अपनी वाइफ को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया, हमें नहीं चाहिए ऐसा रूलर। और तब चंद्रगुप्त उसको मारता है और उसको मार के खुद रूलर बन जाता है। ये अभी भी मैं स्टोरी आपको बहुत समराइज करके बता रहा हूं, लेकिन चंद्रगुप्त के दिमाग में अच्छा होता यह है कि रामगुप्त की इन करतूतों की वजह से सारे जो हारे हुए लोग थे ना समुद्रगुप्त से, उन सबको ये लगता है कि यार अब गुप्तास वीक हो चुके हैं और अब हम इनको टैक्सेस नहीं देंगे। होता यह है कि पूरे एम्पायर में गुप्तास के अगेंस्ट रिबेलियन हो जाता है। जो उत्तर भारत की 9 ट्राइब्स थी वो रिबेलियन कर देती, सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स दोबारा एनार्किस्ट हो जाती है। तो चंद्रगुप्त जब रूलर बना था तो उसके सामने एग्जैक्टली उतना ही चैलेंज था जितना कि समुद्रगुप्त के सामने था। उसे दोबारा सबको डिफीट करना था। लेकिन चंद्रगुप्त एक केपेबल रूलर था और उसने अपने फादर के एक नक्शे कदम पे चलते हुए कई ट्राइब्स को डिफीट किया, दोबारा डिफीट किया जिन्होंने रेबेलियन कर दिया था गुप्तास के अगेंस्ट, और उनको डिफीट करके दोबारा अपने कंट्रोल में लेके आया। 395 एडी में उसने सीथियंस के ऊपर हमला किया और सक्सेसफुल अटैक किया और सीथियंस को डिफीट किया। मैंने कल सीथियंस के बारे में आपको बताया था कि रुद्रदमन ने सीथियन रूल को इतना ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था, इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर लिया था सीथियन रूल को कि कई सेंचुरीज तक सीथियन रूल वेस्टर्न इंडिया में कोई हिला नहीं पाया था। तो चंद्रगुप्त ने जब सीथियंस को डिफीट किया तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि सीथियंस बहुत मजबूत थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर। और जब चंद्रगुप्त ने सीथियंस को डिफीट किया तब चंद्रगुप्त ने इस टाइटल को अज्यूम किया था विक्रम आदित्य। तो ये जो टाइटल जुड़ा चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में, ये टाइटल जुड़ा उसको सीथियंस को डिफीट करने के बाद में। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त की बात हो गई। अब चंद्रगुप्त का जो है, आप बोल रहे हो टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है, तो ठीक है मैं टाइम अप कर देता हूँ अब। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है गुप्ता एम्पायर का, अगले लेक्चर में हम करेंगे। जय हिंद।